बच्चों, आज हम संज्ञा के विषय में पढ़ेंगे। संसार में जितनी भी वस्तुएं, स्थान, प्राणी, व्यक्ति हैं, सभी संज्ञा हैं। तो आइए एक चित्र के द्वारा हम इसको और विस्तार से जानते हैं। इस चित्र को देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें बनी हैं। कुछ बच्चे हैं, एक कुत्ता है, गुब्बारा है, कुछ झूले हैं, पक्षी हैं, नल है, फूल, पौधे, खिलौने, बहुत सारी चीजें हैं। ये सब क्या हैं? ये सब किसी न किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, सबके नाम हैं। पक्षी क्या हैं? प्यासे हैं, इनकी प्यास। बच्चे बहुत खुश हैं, इनकी खुशी। ये सब संज्ञा हैं। इसका मतलब ये हुआ कि किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, प्राणी अथवा भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, आगरा, मेज, घोड़ा, बुढ़ापा या बचपन आदि। इसका मतलब हमने ये जाना कि दुनिया में सभी का कोई ना कोई नाम होता है। सभी कहीं ना कहीं रहते हैं, किसी न किसी स्थान पर रहते हैं। सबके मन के भाव, अवस्था, दशा, सब जो भी शब्द हैं वे सभी संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इनको अब हम और विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु अथवा प्राणी के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, आगरा, कुतुब मीनार आदि। राम एक बच्चे का नाम है, आगरा एक शहर का नाम है, कुतुब मीनार एक विशेष इमारत है। इमारतें तो बहुत होती हैं, लेकिन उनमें से एक विशेष इमारत है जिसे हम कुतुब मीनार कहते हैं। इसी तरीके से शहर बहुत हैं पूरी दुनिया में, पूरे भारत में, किंतु आगरा एक विशेष शहर का नाम है, इसलिए ये विशेष है। इसी तरीके से संसार में अनेक देश हैं, भारत उनमें से एक है। अतः भारत भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। इन्हीं उदाहरणों से हमने जाना कि किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु अथवा प्राणी के नाम को ही हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब बारी आती है जातिवाचक संज्ञा की। मेज, दीवार, स्थान, वस्तु, किसी भी चीज का नाम या किसी भी जगह का नाम जो कि अपनी पूरी जाति के विषय में बता रहा है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मेज, दीवार, शहर आदि। हम विद्यालय में पढ़ते हैं, बहुत सारे वहाँ छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, कक्षाएं होती हैं, अध्यापक होते हैं, अनेक विषय पढ़ाए जाते हैं। किंतु जब तक हम किसी एक विशेष विषय या विशेष अध्यापक या विशेष व्यक्ति के विषय में बात नहीं करते हैं, तो वे सारे शब्द जातिवाचक संज्ञा का बोध कराते हैं। यानी कि ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा प्राणी की पूरी जाति का बोध कराते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसा कि चित्र में आप देख सकते हैं, मेज, शहर, दीवार आदि शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अगला भेद है भाववाचक संज्ञा। बचपन में सभी शरारत करते हैं। माँ अपने शरारती बच्चों से भी स्नेह करती है। वह उन्हें अच्छी आदतें सिखाती है, जैसे बुराई से बचना, मेहनत करना, भलाई करना आदि।
बचपन, शरारत, स्नेह, आदत, बुराई, मेहनत तथा भलाई, मैंने अभी जितने भी शब्द लिए, ये सब भाव हैं। हम इन्हें छू नहीं सकते हैं, इन्हें केवल अनुभव कर सकते हैं, इन्हें केवल महसूस किया जा सकता है। ऐसे ही शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। इस स्पष्टीकरण से हमने जाना कि ऐसे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा प्राणी के गुण, दोष, अवस्था अथवा दशा आदि का पता चलता है, वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे बुढ़ापा, बचपन, चढ़ाई, चमक आदि। कुछ और वाक्यों के द्वारा हम संज्ञा के तीनों भेदों को और विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। वाक्य है, दिल्ली भारत की राजधानी है। इस वाक्य में दिल्ली एक विशेष शहर के विषय में बता रहा है और भारत एक विशेष देश के विषय में बता रहा है। अतः दिल्ली और भारत दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। राम बाजार गया है। इस वाक्य में संज्ञा शब्द तो दो हैं, किंतु व्यक्तिवाचक संज्ञा केवल राम है। सचिन तेंदुलकर एक महान खिलाड़ी हैं। इसी तरीके से जिस प्रकार वाक्य नंबर 2 में दो शब्द संज्ञा थे, इसी प्रकार तीसरे वाक्य में भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी वाक्य में दो संज्ञा शब्द हैं, सचिन तेंदुलकर और खिलाड़ी। किंतु क्योंकि हम अभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के विषय में बात कर रहे हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा केवल एक है, सचिन तेंदुलकर, क्योंकि वह एक विशेष व्यक्ति का नाम है। तो हमने जाना कि विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण देखेंगे। मेज पर फल रखे हैं। इस वाक्य में मेज तथा फल दोनों अपनी पूरी जाति का बोध करा रहे हैं, अतः दोनों शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। यह मेरी पुस्तक है। इस वाक्य में पुस्तक शब्द जातिवाचक संज्ञा है। यह पर्वत बहुत ऊंचा है। इस वाक्य में पर्वत शब्द जातिवाचक संज्ञा है। इसी तरीके से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण देखेंगे। मां, मुझे भूख लगी है। भूख शब्द यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है। मां शब्द जातिवाचक संज्ञा है और भूख शब्द भाववाचक संज्ञा है। बचपन से ही राहुल बहुत शैतान है। बचपन ये भाव है, अतः यह शब्द भाववाचक संज्ञा है। ताजमहल का सौंदर्य देखने योग्य है। सुंदरता शब्द से बनता है सौंदर्य। सौंदर्य को अनुभव किया जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता, अतः यह भाववाचक संज्ञा है। आओ फिर से दोहराएं, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। इसके तीन भेद हैं। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पूरी जाति के विषय में बताने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। मन के भाव, दशा, अवस्था का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञाओं के द्वारा समझाए जा सकते हैं। आशा है आपको संज्ञा के विषय में पूर्ण जानकारी मिली होगी। धन्यवाद।